बेटा ध्यान दीजिए, हम लोग ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को इकोनॉमिक्स की ये बुक दी है, कितने लोगों ने लाई है? ठीक है, तो बुक रोज लाना है और हाथ में एक पेन या पेंसिल रखनी है पढ़ाते समय। और बेटा ये जो बुक है आपकी, ये दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले हिस्से में सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं और ये चैप्टर सारे ही टेक्स्ट बुक बेस्ड है। मतलब जैसा आपका टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में। तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक ट्वेल्थ की जो खरीदनी है, उसमें अकाउंट की टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं ट्वेल्थ की, और जो आपकी लैंग्वेजेस की होंगी इंग्लिश हिंदी मराठी वो। बाकी एसपी ओसी इको की टेक्स्ट बुक आपने नहीं भी लिए तो चलेगा, क्योंकि वो पूरा इसमें ऑलरेडी है। अब जब आप कोई चैप्टर थ्योरी सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, कोई भी, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, एसपी पढ़िए या ओसी पढ़िए, बेटा देखो, अकाउंट की क्लास में जब आप कोई चैप्टर शुरू होता है तो आप देखिए कि वो जो चैप्टर है वो कम से कम 15 से 20 दिन चलता है। लाइक फाइनल अकाउंट को ही ले लीजिए, तो आपका फाइनल अकाउंट जो है वो 15 से 20 दिन चला। आप बीच में एक आध दिन अपसेंट रह गए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही चैप्टर चल रहा है, वैसे ही प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट थ्योरी में क्या है कि हम रोज कोई ना कोई नया क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। और थ्योरी घर पे तो आप पढ़ते हैं ही नहीं, है ना। मतलब आपको अगर ऐसी शिकायत है कि नींद नहीं आ रही, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रात में कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट खोल के बैठ जाओ। 5 मिनट में ऐसी मीठी नींद लगेंगी कि आपको बिल्कुल, यानी किसी को अगर नींद की दवा लेनी भी पड़ती हो तो वो लेना बंद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए समझिए कि थ्योरी आप जितना यहाँ क्लास में कर लेंगे उतना बेटर है। तो इसलिए आपको क्लास में इन चैप्टर्स को रेगुलरली अटेंड करना है। दूसरा, थ्योरी के साथ दिक्कत यह है कि अकाउंट की तो प्रैक्टिस हो जाती है क्लास में, कि अपन अकाउंट कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम मैंने करवाया, तुरंत एक आपने क्लास में किया, आपकी यहीं कहीं प्रैक्टिस हो गई। थ्योरी में दिक्कत यह है कि आपको थ्योरी को याद करना है, और याद करने वाली स्थिति ऐसी होती है कि इधर याद किया उधर भूला, मतलब वो दिमाग में रहता ही नहीं। तो आप ये बात समझिए कि आपको कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट को किस तरह से लर्न करना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो क्लास में आते हैं तो आप कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर है 80 मार्क्स का, उसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस है। मतलब अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ ऐसा समझिए कि पूरे 80 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क के क्वेश्चन डायरेक्ट है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस पैटर्न के। बाकी आपका 60 मार्क का पेपर जो है वो लॉजिकल है, जैसे कहीं रीजनिंग पूछ ली, कहीं गिव रीजन पूछ लिया, कहीं केस स्टडी पूछ ली, कहीं ग्राफ का इंटरप्रिटेशन पूछ लिया। तो इस तरह की चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो इसलिए आपको ये बात दिमाग में रखना है कि सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। दूसरी चीज जरूरी जो है वो ये है कि जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप घर पे जाके रीड कर लो। मेरे को कोई चीज पढ़ाने में 1 घंटा लगेगा, तो आपको उस चीज को घर पे जाके पढ़ने में हार्डली 15 मिनट लगेंगे। तो आप 24 घंटे पूरे होने से पहले, यानी सोने से पहले, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फिर मान लीजिए जब भी टेस्ट होती है तो आप टेस्ट के लिए उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो थ्योरी को याद रखने का एक ही तरीका है कि आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बिना लिखे थ्योरी याद नहीं होती। और एसपीओसी को तीनों में आप देखेंगे पॉइंट्स ही पॉइंट्स है, मतलब एक एक क्वेश्चन में 5 5 10 10 पॉइंट आपको मिलेंगे जो आपको याद भी रखने हैं। तो आपको उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो किसी भी, जैसे अपना सेकंड चैप्टर हो गया मान लीजिए यूटिलिटी, और उसकी टेस्ट है, तो टेस्ट के पहले आपको क्या करना है,
तो पहले तो सिंपली एक बार चैप्टर को पढ़ो बिना टेंशन के, जस्ट एक गो थ्रू करो, रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद में जो भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करोगे, एक बार आप उसके, जैसे 10 पॉइंट है उस क्वेश्चन में, तो आप वो 10 पॉइंट पढ़िए। पढ़ने के बाद में उन 10 पॉइंट्स को, हेडिंग को लिख के देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हेडिंग याद आते ही कॉन्सेप्ट क्लिक हो जाता है। तो आप वो हेडिंग लिख के देखिए, क्या होगा, पहले बार में आप 10 में से 5 लिख पाएंगे, दूसरे बार में आप 10 में से 8 लिख पाएंगे, तीसरे बार में आप 10 में से 10 लिख पाएंगे, और फिर एग्जाम में उस 10 में से 6-7 पॉइंट आपको याद आएंगे समय पे। तो कहने का मतलब, आपको राइटिंग प्रैक्टिस किए बिना थ्योरी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होता। ये भी दिमाग में रखो कि आगे भी आप जितनी पढ़ाई करोगे उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम और थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा है। जैसे आप सीए कर रहे हैं, तो उसमें भी ऑडिट, लॉ, ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट है। तो अगर आपको याद करने की आदत नहीं रहेंगी तो आगे उन सब्जेक्ट्स में बहुत ही मुश्किल जाएंगी। जो लोग लॉ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट वगैरह की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लॉ में तो पूरा याद ही करना है, थ्योरी ही थ्योरी है। इसके अलावा भी आप आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करते हो तो उसमें भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहना ही है। तो अगर आप अभी से अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करेंगे कि मेरे को ये चीज़ें रिटेन करनी है, याद रखनी है, तो याद रहेंगी। और आपने माइंड को आदेश नहीं दिया याद रखने का, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, कॉन्सेप्ट को समझो, एक रीडिंग लो और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट रीडिंग राइटिंग, कॉन्सेप्ट रीडिंग राइटिंग ये करोगे तो अपने आप आपका चैप्टर प्रिपेयर होता जाएगा। बेटा दरवाजा अच्छे से लगा। अब हम लोग जो है वो सेकंड चैप्टर से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि चैप्टर नंबर 1 ये पूरे सिलेबस की समरी है। मतलब आपके सिलेबस में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हिस्सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ऐसा इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से डील करता है, कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरे बिजनेस की कोई प्रॉब्लम है, मेरी इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम है, मेरे प्रोडक्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मुझे कौन से इकोनॉमिक्स में मिलेगा, माइक्रो में। तो हमारे पास में माइक्रो के 4-5 चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 तक समझ लीजिए आपका माइक्रो है। फिर 7 से आपका नेशनल इनकम शुरू होता है, तो वहां से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो यह ऐसा इकोनॉमिक्स है जो पूरे देश की प्रॉब्लम जो है उस पर बात करता है। जैसे इन्फ्लेशन है, महंगाई है, पूरे देश की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। तो पूरे देश की प्रॉब्लम पे जो बात करेगा वो इकोनॉमिक्स कौन सा है, मैक्रो है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 का नाम ही क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इसका मतलब वहां पे आपको माइक्रो के भी सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और मैक्रो के भी। अगर आप उस चैप्टर को पहले पढ़ते हो तो आपको कुछ नहीं समझेगा, मतलब कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ ही नहीं पाएंगी। क्योंकि जैसे माइक्रो मैक्रो का आप टॉपिक पढ़ते हो, उसमें एक चीज आती है पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। अब आप लाख सर पटक ले, जब तक आपने इक्विलिब्रियम देखे ना हो आप उसको समझ ही नहीं सकते। इसलिए चैप्टर नंबर 1 ये हम एंड में लेंगे, पहले नहीं लेंगे। एक बार पूरा मैक्रो मैक्रो अपना हो जाए तो फिर क्या है कि फर्स्ट चैप्टर उसकी समरी है, तो फिर जल्दी जल्दी समझेगा। तो इसलिए हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 से कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। और बेटा यूटिलिटी का मतलब क्या है, तो यूटिलिटी का मतलब हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कितने लोगों को पता है यूटिलिटी क्या है, कक्षा 11वीं? ठीक, बताइए बेटा यूटिलिटी क्या है। किसी भी चीज की मनुष्य की इच्छा को पूरा करने की क्षमता, यानी क्या है, यूटिलिटी है। तो बेटा बताओ, सिगरेट में यूटिलिटी है क्या, है किसी किसी के लिए। बेटा शराब में, लिकर में यूटिलिटी है क्या, है। तो इसका मतलब क्या है कि यूटिलिटी का मतलब है कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी,
किसी व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने की क्षमता। तो वो इच्छा अच्छी भी हो सकती है, इच्छा बुरी भी हो सकती है। मतलब आप किताबों की डिमांड करेंगे तो वो अच्छी यूटिलिटी हो गई, आप शराब की डिमांड करेंगे वो बुरी यूटिलिटी हो गई। लेकिन यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा अच्छे और बुरे का भेद ही नहीं करता। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि बस यूटिलिटी होती है, हम उसको अच्छे और बुरे में क्लासिफाई नहीं करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यहीं से निकल के आता है, और क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? तो 10 फीचर अपने को दिए हैं। फीचर मतलब विशेषताएं, कि यूटिलिटी की विशेषता क्या है, और क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बेटा यूटिलिटी की जो विशेषता है उसमें ये एक विशेषता है कि इट इज इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। हम इसी को बोलते हैं मोरली कलरलेस। मोरली कलरलेस। तो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? तो मोरली कलरलेस है। मतलब मोरालिटी का मतलब होता है कि जब आप अच्छे और बुरे का डिस्टिंग्विश करें तो हम कहेंगे कि वो चीज मोरल है। अब जिस चीज में मोरालिटी है ही नहीं, मतलब जहां पे हम अच्छे और बुरे के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो हम कहेंगे कि वो चीज मोरली कलरलेस है या इथिकली न्यूट्रल है। इथिक्स क्या बताता है? तो बेटा इथिक्स भी आपको यही बताता है कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। तो आप किसी चीज को इथिकली न्यूट्रल बोल रहे हैं, तो इथिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? कि अच्छे या बुरे के बारे में सोचो ही मत। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल कोचिंग वाले टीचर कैसे हो गए कि उनको सिर्फ अपनी दुकानदारी चलानी है, तो वो ना इथिक्स के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते कि बस क्लास में बच्चों को मजा देना है, और वो मजा देने के चक्कर में टीचर किसी भी लेवल पे चला जाता। मतलब टीचर क्या हो गया? इथिकली न्यूट्रल हो गया। मतलब वो अच्छे और बुरे के बीच में भेद कर ही नहीं रहा। कहते हैं यूटिलिटी भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जहां आपको अच्छे और बुरे के बारे में नहीं सोचना है, बस इतना देखना है कि किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस में यूटिलिटी है कि नहीं। इफ यस, आप उसको बेच सकते हो। अगर आंसर है नो, तो आप उसको बेच नहीं सकते। देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे सरकारें चल रही है। जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट शराब को बेचने के लिए परमिशन देती है। अपने वर्धा में तो शराब की दुकानें नहीं है, लेकिन आप दूसरे शहरों में जाइए तो वहाँ शराब की दुकान के ऊपर क्या लिखा होता है? सरकार मान्य देशी दारूचे दुकान। मतलब सरकार क्या कर रही है? वो मान्यता दे रही है कि ये दुकान हमारी मान्यता से चल रही है। तो अब शराब तो बुरी चीज है, लेकिन वो सरकार की मान्यता से क्यों चल रही? क्योंकि सरकार का ऐसा बोलना है कि भैया देखो, हमको रहना इथिकली न्यूट्रल। सरकार यानी क्या? हमको देश की इकोनॉमी को हैंडल करना है। अब देश की इकोनॉमी को हैंडल करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स लगा के। तो आप किसी ऐसी चीज पर टैक्स लगाएंगे जिसकी लोगों को आदत ही नहीं है, तो लोग उस चीज को खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन जिस चीज के लोग एडिक्ट है, अगर आप उस पर टैक्स लगाएंगे तो एडिक्शन है तो आदमी उसको खरीदेगा ही, और आपको टैक्स मिलेगा ही। तो सरकार शराब पे टैक्स क्यों लगाती है? तो उसका रीजन ये है कि शराब पीने वाला शराब कितनी भी महंगी हो जाए पिएगा ना, और अगर वो पिएगा तो उसके लिए वो जो शराब है वो कैसी हो गई? एक यूटिलिटी वाली चीज हो गई। हालांकि है बुरी, लेकिन यूटिलिटी वाली है, तो वो उसके लिए टैक्स देने को तैयार रहेगा। आप देखो कोरोना के समय लॉकडाउन था, सबसे पहले किस चीज की दुकान खुली? लॉकडाउन खत्म होते ही, मतलब जैसे ही घोषणा हुई कि अब हम चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलेंगे, तो सबसे पहले कौन सी दुकानें खोली गई? शराब की। और शराब की दुकानों के सामने लाइन लग गई। तब लोगों को कोरोना वोरोना काय का डर नहीं था, बस दारू की पेटियां घर पे ले जाना है। तो कहने का मतलब ये कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है? इथिकली न्यूट्रल, मोरली कलरलेस। क्या लिखा है देखिए, कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर वेदर द कमोडिटी सेटिस्फाई मोरली गुड वांट और बैड वांट। मतलब यूटिलिटी अच्छे और बुरे में भेद करती ही नहीं है। इसलिए तो बाजार में सिगरेट भी बिक रही, तंबाकू भी बिक रहा, शराब भी बिक रही।
उसका रीजन ही ये है कि हमको अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि उस चीज में यूटिलिटी है क्या। अगर है तो बेचो और उससे पैसा कमा लो। अ कमोडिटी कैन हैव यूटिलिटी इवन इफ इट सेटिस्फाइड बैड और अनइथिकल वांट। तो अगर किसी चीज में आपकी बुरी या अनइथिकल इच्छा को पूरा करने की भी क्षमता है तो भी हम कहेंगे कि उसमें यूटिलिटी है। तो सिगरेट एक बुरी आदत है, लेकिन सिगरेट पीने से सिगरेट पीने वाले की इच्छा तो पूरी हो रही है, तो हम कहेंगे सिगरेट में यूटिलिटी है। कहता है यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर एनी मोरल और इथिकल फैक्टर। कहते हैं यूटिलिटी में कोई मोरल या इथिकल फैक्टर नहीं होते। यूटिलिटी कैसी है? इथिकली न्यूट्रल है। देखो, आसाम के मुख्यमंत्री है, नाम सुना उनका? हेमंत बिस्वा शर्मा। किसी ने देखा उनको कभी? तो अभी आज घर पे जाओगे ना तो यूट्यूब पे सर्च करना हेमंत बिस्वा शर्मा, और उस आदमी का कोई भी इंटरव्यू देख लो, कुछ भी देख लो, वो बहुत ही अजीब सा आदमी है। हमेशा वो आग उगलते रहता है ना, नफरत फैलाने वाले जो लोग रहते हैं उस टाइप का है वो। तो वो पहले कांग्रेस में था। तो जब वो कांग्रेस में था तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र निकाला चुनाव का, बोले हम चुन के आ गए तो इस आदमी को सबसे पहले जेल में डालेंगे। ये बीजेपी ने काय में लिखा? अपने चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है उसमें लिखा। फिर चुनाव हुए, बीजेपी ने उसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स इज इथिकली न्यूट्रल। मतलब वहां अच्छे बुरे का भेद ही नहीं है, जो काम आ रहा है उसको अपने यूज में ले लो। तो जो चीज आपको यूटिलिटी देने वाली है उसमें आप अच्छा बुरा नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका काम निकल रहा है क्या। तो इट इज मोरली कलरलेस। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है बेटा? मोरली कलरलेस। तो ये लाइन आपको पूछी जाती है गिव रीजन में। 4 मार्क का पेपर में क्वेश्चन आता है गिव रीजन का, उसमें रहेगा कि यूटिलिटी इज अ मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट, एग्रीड और डिसएग्रीड। तो हम कहेंगे एग्रीड और फिर उसके सपोर्ट में आंसर लिखेंगे। अब कैसे कलाकार बच्चे रहते देखो, यूटिलिटी पे टेस्ट हुई, टेस्ट में क्वेश्चन पूछा एग्रीड और डिसएग्रीड, यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस। बच्चे का आंसर देखो क्या था? यस, यूटिलिटी इज कलरलेस, इट हैज नो कलर, नाइदर येलो नॉर ग्रीन। यूटिलिटी कैन नॉट बी कलर्ड इन एनी काइंड ऑफ पेंट। यानी कुछ का कुछ लिखा उसने, और लिटरली आधा पन्ना इस बात पे भरा कि उसको कलर नहीं मार सकते, उसको कलर नहीं कर सकते, ये सब बातें उसने लिखी। तो ये कौन भयानक स्टूडेंट है, और ये मैं आपके क्लास में से भी निकाल के बताऊंगा कि अगर अपनी टेस्ट हुई यूटिलिटी पे तो उसमें से भी मैं एक आधे का आंसर आपको पढ़ के बता दूंगा। ये नमूने हर क्लास में मिलते हैं। तो ये क्यों होता है? कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं रहे, बस जाके पेपर में कुछ तो भी लिखना है, तो कलर दिख गया तो लगा वो दिवाली के पेंट मारने। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको इसलिए कॉन्सेप्ट समझना है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि गन हैज यूटिलिटी फॉर अ सोल्जर एज वेल एज टेररिस्ट। एक सोल्जर के हाथ में गन दे दोगे वो उसको अच्छे काम में लाएगा, एक टेररिस्ट के हाथ में गन ले दोगे वो उसको बुरे काम में लाएगा। तो गन है ना, लेकिन दो लोगों के लिए उसकी यूटिलिटी अलग अलग है। तो बेटा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है? इथिकली न्यूट्रल है। फिर बोला है कि यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। बेटा डिमांड यानी क्या? तो डिमांड यानी आपको किसी चीज को खरीदने की आपके मन में इच्छा है, प्लस आपके पास में उसको पे करने के लिए पैसा भी है। तो जहां इच्छा है और उसके लिए पैसा है वो क्या है? डिमांड है। आप किस चीज की डिमांड करेंगे? तो बेटा आप उसी चीज की डिमांड करेंगे जिसमें यूटिलिटी है। आप सड़क पे पड़े हुए पत्थर की डिमांड नहीं करेंगे, उसकी आपके लिए यूटिलिटी नहीं है। लेकिन आपको अगर हीरे की अंगूठी बनवानी है तो आपके लिए वो हीरा भी तो पत्थर ही है, पर वो थोड़ा प्रेशियस पत्थर है, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये कि जो चीज की डिमांड है उसका डिमांड का रीजन ही क्या है? यूटिलिटी है। इमेजिन कीजिए आपने इकोनॉमिक्स की किताब खरीदी, पता चला कि सिलेबस चेंज हो गया। तो सिलेबस चेंज हो गया तो जो किताब आपने खरीदी उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो आप दोबारा उस किताब को खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब डिमांड तभी तक है
जब तक उस चीज में क्या है, यूटिलिटी है। और ये चीज जिंदगी में भी अप्लीकेबल होती है। आप सोचते हैं कि आपको एक शानदार नौकरी मिले, सामने वाला आपको लाख रुपए महीने का पगार दे। अब सामने वाला आपको लाख रुपए क्यों देगा? आप उसके जवाई हो कि वो आपको लाख रुपए देगा? नहीं ना। वो आपको लाख रुपए तब देगा जब आप उसको 2 लाख कमा के देंगे। अगर आप में 2 लाख कमा के देने का पोटेंशियल है तो आपको पगार कितनी मिलेंगी? लाख रुपए मिलेंगी। इसका मतलब आपको अपनी यूटिलिटी साबित करनी पड़ेगी। अगर यूटिलिटी है तो डिमांड है, और यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि जब आप 12th पास हो जाओगे, है ना, तो 12th पास होने के बाद अपने को क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? बीकॉम नहीं करना है, बीबीए नहीं करना है, बीसीसीए नहीं करना है। क्यों करना पड़ेगा? लेकिन करना क्यों पड़ेगा? जैसा आपको एक आधी एग्जाम देनी है, मान लो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, आपको एमबीए का एग्जाम देना है, तो उसके लिए तो ग्रेजुएशन लगता, तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन करने से काम चलेगा क्या? नहीं, आपको कुछ तो भी स्पेशल करना पड़ेगा। जैसे कुछ बच्चों ने तय कर लिया कि वो सीए करेंगे, तो सीए करने वाला बच्चा फिर बीकॉम करने के लिए कॉलेज जाएगा कि 6 घंटे? तो ये बीकॉम बीबीए बीसीसीए के रेगुलर कॉलेज कौन करता? जो एकदम गलंग बच्चा है, गलंग, जिसको जीवन में कुछ नहीं करना है। कुछ ऐसा रहते गांव खेड़े वाले कि जिनको घर में रहे तो मम्मी काम बताती, तो अपने को 6-7 घंटे आके गांव में टाइम पास करना है, तो वो लोग करेंगे रेगुलर बीकॉम, रेगुलर बीबीए, रेगुलर बीसीसीए। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको कुछ ढंग का करना है, लाइक आप सीए कर लो, सीएस कर लो, सीडब्ल्यूए कर लो, है ना, एसीसीए कर लो, और भी बहुत से, एलएलबी कर लो, एमपीएससी कर लो, यूपीएससी कर लो। तो ये सब जो स्पेशल कोर्सेस है, इसमें क्या है? यूटिलिटी है। इससे आपका कुछ महत्व बढ़ेगा। आप ये करोगे तो इससे आपका कोई महत्व बढ़ने वाला है क्या? नहीं। ये तो पहली के 50 मिलते और इनको आता भी कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ क्या रहे सिलेबस में? वेद और शास्त्र। मतलब बीकॉम का लड़का, उसके सिलेबस में अकाउंट ही नहीं है, तो फिर वो क्या काम का है? उसका कोई आउटपुट नहीं है। तो कहने का मतलब, आपकी डिमांड बाजार में कब रहेंगी? जब आपकी यूटिलिटी रहेंगी, आप लोगों के काम आएंगे। अब बीकॉम वाला, बीबीए वाला, बीसीसीए वाला बच्चा किसी के काम ही नहीं आ रहा। अब जब आप किसी के काम ही नहीं आ रहे तो कोई पगार देगा क्या आपको? फिर वही करना, 10,000 रुपये वाली पगार, जिसमें डेटा एंट्री करना पड़ता रात भर बैठ के, और बोलने को रहता सिर्फ क्या टीसीएस में जॉब कर रहा, क्या कर रहा? तो डेटा एंट्री कर रहा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे पुराने जमाने में चपरासी की जॉब होती थी, चौकीदार की जॉब होती थी, तो वैसे डिजिटल दुनिया में डेटा एंट्री की जॉब है ना, जो इक्वल टू चपरासी है। डेटा डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है? डिजिटल दुनिया का चपरासी है। तो वो जॉब अगर आपको मिल रही है तो आप समझ लो कि आप चपरासी हो, भले उस जॉब का नाम कुछ भी हो, क्योंकि नाम आजकल बड़े खूबसूरत देते हो, ऑडिटर, है ना, साले को ऑडिट का यही नहीं आता उसको। अब जॉब जॉब प्रोफाइल क्या दे दिया? ऑडिटर। पगार कितनी? 10,000। कहाँ काम कर रहा है? टीसीएस। वो अपने बायो में लगा भी देता है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, है ना, वर्किंग एट टीसीएस। क्या? तो चपरासी, डिजिटल डिजिटल चपरासी। तो आपको अपनी क्या करनी है? यूटिलिटी बढ़ानी है। आप जितना अपनी यूटिलिटी बढ़ाएंगे उतना बाजार में आपकी डिमांड रहेंगी। तो इसलिए यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। किसी चीज की यूटिलिटी खत्म तो उसकी डिमांड भी खत्म। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आज के जमाने में कौन खरीदता? कोई नहीं खरीदता, क्योंकि उसकी यूटिलिटी कलर टीवी आने के बाद क्या हो गई? खत्म हो गई। वो आपके बटन वाले मोबाइल, है ना, बहुत कम लोग खरीदते, क्योंकि स्मार्टफोन आने के बाद में उसकी वैल्यू जो है वो, यूटिलिटी जो है वो खत्म हो गई। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि मान लीजिए कि एक अनएजुकेटेड पर्सन है, पढ़ना लिखना नहीं आता, तो कहते हैं कि नॉट डिमांड अ बुक। तो उसके लिए बुक की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना लिखना आता ही नहीं ना, तो बुक लेके करेगा क्या? तो उसके लिए बुक की यूटिलिटी ही नहीं है, तो डिमांड भी नहीं है। एक स्टूडेंट है जो आर्ट्स पढ़ रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी,
तो उसको कैलकुलेटर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए कैलकुलेटर की कोई यूटिलिटी ही नहीं है। तो यूटिलिटी किसका आधार बनती है? डिमांड का। अगर यूटिलिटी रहेंगी तो डिमांड, और यूटिलिटी खत्म तो आपकी डिमांड भी खत्म। तीसरा है, यूटिलिटी किससे अलग है? तो यूटिलिटी यूजफुलनेस से अलग है। देखिए, कई चीजें हैं जो यूजफुल नहीं होती, फिर भी उसमें यूटिलिटी होती है। जैसे शराब है, टोबैको है, बीड़ी है, सिगरेट है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है, पर इन सब चीजों में क्या है? यूटिलिटी है। जैसे चीटिंग करना, एग्जाम में चीटिंग करना, इसमें क्या है? यूटिलिटी है, पास होते उससे, पर यूजफुलनेस है क्या? आप चीटिंग करके पास हुए, पर एक दिन तो नौकरी लेने के लिए आपको इंटरव्यू के चेयर पे बैठना पड़ेगा, फिर वहां पे भी चिचोरे बना के ले जाओगे क्या? बेचारा आता तुम्ही। हाँ, तो आप पास तो हो गए, लेकिन पास होने के बाद अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो उसकी कोई यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी तो एग्जाम पास होने तक थी, पर उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। तो इसका मतलब कई बार चीजें यूजफुल नहीं होती, उसके बावजूद उसमें क्या होती है? यूटिलिटी होती है। रील देखने में क्या यूटिलिटी है, मेरे को बताइए। मतलब रील रील देखने के मेरे को आप कोई एक फायदा गिना दीजिए। कुछ नहीं होता उससे, बस आप पगले जैसे देखते रहते, 2-4 घंटे तक वो स्क्रॉलिंग ही चलती, और नतीजा उसका हासिल कुछ भी नहीं, आउटपुट उसका कुछ भी नहीं आता। मतलब रील देखने में क्या है? यूटिलिटी है, मजा तो आ रहा, लेकिन यूजफुलनेस क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके बाद में नतीजा निकालो तो उसका कुछ नतीजा नहीं निकलता। तो लिखा है कि यूजफुलनेस किसी भी चीज से मिलने वाला बेनिफिट या वैल्यू इन यूज है, that is derived by consuming a commodity, whereas utility is the want satisfying power of the commodity। तो कैसा है? वांट तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्योंकि इंसान की इच्छाएं बड़ी अजीबोगरीब होती है, तो वो तो आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन उस इच्छा में यूजफुलनेस क्या है? कुछ भी नहीं है। देखिए, इतने देश युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ने में यूटिलिटी है। मतलब ट्रम्प को बड़ा मजा आ रहा है ना, कि मेरे को पावर मिल गई, मैं इस पे बम गिराऊंगा उस पे, लेकिन इसका यूजफुलनेस क्या है? अल्टीमेटली आप युद्ध लड़ेंगे, उसका आउटकम क्या है ना? आप जरा देखिए ना, कि जब युद्ध होता है तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी मरते हैं, जिन जिनको दुनिया के बारे में कोई समझ ही नहीं है, वो बच्चे भी मर रहे हैं। उनका क्या दोष है? उनका तो कोई युद्ध से लेना देना नहीं है। लेकिन अपन इधर बड़े छाती फुला के, उधर इजराइल का युद्ध हो रहा, ईरान का युद्ध हो रहा, और छाती अपन फुला रहे, 8 साल बोले युद्ध हो रहा, गिराओ बम, है ना? अपने में ही ज्यादा डोपामिन रिलीज हो जाता है एक्स्ट्रा का। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कई चीजें दुनिया में ऐसी है जिसमें यूटिलिटी लग रही है आपको, बट अल्टीमेटली सोचोगे तो उसमें यूजफुलनेस कुछ भी नहीं है। शराब पीने का क्या यूजफुलनेस है? यूटिलिटी है, पीने के बाद में बड़ा नशा चढ़ रहा, मजा आ रहा है ना, लेकिन उसमें यूजफुलनेस क्या है? तो यूजफुलनेस कुछ भी नहीं है। तो लिखा है कि अल्कोहल हैज यूटिलिटी टू अ ड्रंकर्ड, बट इट इज नॉट यूजफुल एज इट हार्म्स द हेल्थ। क्योंकि अल्टीमेटली तो नुकसान ही है। लोग गुटखा खाते, गुटखा, उसका नाम ही कितना गंदा है, गुटखा, ट हटा दो, बस वही लाइकी का है वो। तो कहने का मतलब ये कि जो लोग गुटखा खाते, मतलब उनकी बीवियां उनके साथ रहती कैसे? मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। मतलब उन नीरा मुंह से भपके आते रहते गुटके के, और फिर वो गुटखा खा के इधर उधर पुचुक पुचुक थूकते रहते, लबर लबर। और कई गुटखा खाने वाले तो ऐसे है कि मुंह में पूरा गुटखा भर ले, तो वर्ल्ड 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 ऐसे बोलते हैं। तो मतलब कोई उसमें सेंस ही नहीं है, कोई यूजफुलनेस नहीं है, पर फिर भी उसमें क्या है? यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक दूसरे से अलग है। कई चीजें हैं जिसमें यूटिलिटी है, लेकिन क्या नहीं है? यूजफुलनेस नहीं है। फिर बेटा बोला है कि यूटिलिटी जो है वो प्लीजर से भी अलग है। यूटिलिटी जो है वो खुशी से अलग है। जैसे आज सुबह क्लास थी 7:30 बजे इकोनॉमिक्स की, कितने लोग बिस्तर पे से खुशी से उठे, वाह इकोनॉमिक्स का क्लास, क्लास को जाएंगे। ऐसा तो नहीं था, फिर भी आप सब क्लास को आए, क्योंकि इसमें क्या है?
यूटिलिटी है। मालूम है कि थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जाके हमारी भी कोई यूटिलिटी रहेंगी, दो चार पैसे कमा पाएंगे, तो इसलिए आप क्लास को आए। लेकिन इसमें खुशी कहाँ है? या ऐसा मन में लड्डू फूट रहे, वाह इकोनॉमिक्स पढ़ के कितना मजा आ रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कई चीजें ऐसी होती है जिसमें यूटिलिटी है लेकिन प्लीजर नहीं है। जैसे इंजेक्शन, डॉक्टर ने बोला बेटा ज्यादा वायरल फीवर बढ़ गया, अभी इंजेक्शन लेना पड़ता, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो खुशी से इंजेक्शन, अब वाह डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाइए लगाइए, ऐसा तो नहीं होता। पर वो इंजेक्शन लगाते समय बिल्कुल ऐसा देखते नहीं, चेहरा इधर टेंशन में, और लगा दे भाई तू अब कैसे भी। मतलब ये मालूम है कि इंजेक्शन लेना है, उसमें यूटिलिटी है, लेकिन इंजेक्शन लेने में प्लीजर है क्या? खुशी हो रही है क्या? मजा आ रहा है क्या? वाह मेरे को इंजेक्शन लगेंगे, नहीं ना। ऐसी कड़वी दवा है ना, तो उससे आपकी बीमारी ठीक होंगी, तो आप कड़वी दवा लेते हैं क्योंकि उसमें यूटिलिटी है। लेकिन अब सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है? करेला। तो कितने लोगों को करेला पसंद रहता? नहीं ना, मतलब बहुत कम लोग। कितनों को है पसंद वैसे करेला? ठीक है, वो कड़वे लोग हो आप। तो करेला जो है वो जो है आपको बेनिफिट तो देगा, यूटिलिटी तो देगा, लेकिन उसमें क्या नहीं है? खुशी नहीं है। पढ़ाई में यूटिलिटी है लेकिन खुशी नहीं है। कितना मन मार के पढ़ते हैं हम, अरे यार पढ़ना पड़ेगा, ऐसा वाला एटीट्यूड रहता है ना। तो देखिए क्या लिखा है कि यूटिलिटी एंड प्लीजर आर डिफरेंट। यूटिलिटी अलग चीज है और खुशी अलग चीज है ना। खुशी आज आई भी है बहुत दिन बाद। आर डिफरेंट, ये दोनों चीजें कैसी है? डिफरेंट है। A commodity may have utility, but it is not necessary that its consumption will give pleasure। कि कई चीजों में यूटिलिटी है पर जरूरी नहीं है कि उससे आपको खुशी भी मिले। एग्जाम्पल, अ टेक्स्ट बुक हैज यूटिलिटी फॉर अ स्टूडेंट बट ही मे नॉट डिराइव प्लीजर फ्रॉम रीडिंग इट। मतलब किताबों में यूटिलिटी है पर किताबों में खुशी है ऐसा तो नहीं है। हाँ, किसी को अगर पढ़ने का बहुत ही शौक है तो उसको खुशी मिल भी सकती है, लेकिन ऐसी प्रजातियां धीरे धीरे कम हो रही है। अब लोगों को रील देखने में ज्यादा खुशी मिलती है। तो देखो अपने पास में तीन पॉइंट ऐसे हैं जहां डिफरेंस बताया गया कि यूटिलिटी यूजफुलनेस से अलग है, यूटिलिटी प्लीजर से अलग है, और यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से अलग है। देखो हम जब कोई चीज खरीदने को जाते हैं तो उसमें यूटिलिटी रहती। जैसे टीवी पे ऐड देखी, फेयर एंड लवली लगाइए गोरे हो जाइए, और उसमें वो आती यामी गौतम और वो भगभग भगभग लाइट मारते तो वो और ज्यादा गोरी दिखती। तो हमको लगा कि यार फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाएंगे, तो हमने गया मार्केट में जाके वो ट्यूब खरीद लिया। आजकल तो फेयर एंड हैंडसम भी आ रहा है, मर्दों वाली क्रीम, है ना। तो वो हमने जाके मार्केट से खरीद लिया। अब खरीदने के बाद में हमने फेयर एंड लवली लगाया पहले दिन, वो शेड कार्ड भी देते हैं आजकल, देख रहे शेड कार्ड लगा लगा के, पता चला साला कोई असर ही नहीं हो रहा। तो क्या हो गया कि आपने फेयर एंड लवली जब खरीदी तो उस पॉइंट पे उसमें यूटिलिटी थी, पर जब यूज किया तो समझ में आया कि ये वैसा नहीं है जैसा टीवी पे बताया। तो इसमें क्या नहीं है? सेटिस्फेक्शन नहीं है। देखो ऐसा रहता तो हम भैंस के ऊपर फेयर एंड लवली लगाते, भैंस गोरी हो जाती, अगर ऐसा होता तो, है ना। हमारा पूरा दक्षिण भारत गोरा हो जाता, पूरा साउथ इंडिया हम गोरा कर देते फेयर एंड लवली लगा के। तो ऐसा नहीं है ना कि आप फेयर एंड लवली लगाएंगे। अच्छा अब मेरे को बताओ, गोरा ही क्यों होना है? मतलब भगवान ने सारे शेड्स बनाए तो सारे शेड सारे कलर अच्छे ही है ना। पर अपने इंडिया में ना एक बड़ा ऑब्सेशन है, वो अंग्रेजों से आया है ना। अंग्रेजों ने 150 साल अपने पे शासन किया और बड़े गोरे चिट्टे रहते थे, तो अपने को बड़ा ऑब्सेस, साहब आदमी है, गोरा है, साहब आदमी है। तो अपने यहाँ पे ने बड़ा, देखो पहले जो एनडीटीवी था अदानी के खरीदने के पहले, तो एनडीटीवी कभी भी ये ब्यूटी क्रीम्स की एड नहीं लेता था कभी उनके चैनल पे ब्यूटी क्रीम की, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये रेसिज्म है। रेसिज्म यानी नस्लवाद, कि आप क्या कर रहे हैं, गोरा काला ऐसा कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, सारे ही कलर बढ़िया है, सभी अच्छे हैं, ये मान के चलिए। तो कहने का मतलब ये कि जिस पॉइंट पे आप चीज खरीद रहे हैं उसमें यूटिलिटी है, लेकिन जब यूज करते हैं तो पता चलता है सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं। ये टीवी पे ऐड आती है ना, भिगोया धोया और हो गया। वॉशिंग पाउडर की ऐड आती है, भिगोया धोया और हो गया। या वो सर्फ वालों की आती है, दाग अच्छे होते हैं, है ना। अब वो एड में देखने को तो बड़ा फैंसीफुल लगता,
अब दाग वाकई में वॉशिंग पाउडर लगा के आप निकालो, ये घसे जा रहे, दाग निकल ही नहीं रहा, मतलब उसमें यूटिलिटी तो थी खरीदते समय, पर जब उसको यूज किया तो पता चला कि वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं है जैसा उस एड में बताया गया। तो देखो 3 पॉइंट तो आप ऐसे ही याद कर सकते कि हमारे पास यूटिलिटी के फीचर में 3 पॉइंट डिस्टिंग्विश के हैं, यूटिलिटी वर्सेस यूजफुलनेस, यूटिलिटी वर्सेस प्लीजर और यूटिलिटी वर्सेस सेटिस्फेक्शन। तो लिखा है कि यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। जब आप किसी चीज को खरीदने गए तो यूटिलिटी थी, वॉशिंग पाउडर में यूटिलिटी थी, फेयरनेस क्रीम में यूटिलिटी थी, उस पॉइंट पे थी जब आपने खरीदा, नहीं तो आप खरीदते ही नहीं। अब खरीदने के बाद में आपने जब उसको यूज किया तो उसका जो एंड रिजल्ट निकला, वो एंड रिजल्ट क्या है? सेटिस्फेक्शन है। तो हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन मिले या हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो यूटिलिटी अलग चीज है और सेटिस्फेक्शन उससे बिल्कुल अलग चीज है। कहते हैं कि यूटिलिटीज एज्यूम्ड सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी क्या है? एज्यूम्ड सेटिस्फेक्शन। देखिए, अगर एज्यूम्ड सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो मैं वो चीज खरीदता ही नहीं। मैंने एड देखी, मुझे लगा कि वाकई में मैं फेयर एंड लवली लगाने से गोरा हो जाऊंगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये चीज मुझे सेटिस्फाई भी करेंगी, इसीलिए मैंने उसको खरीदा। अगर मैं ऐसा एज्यूम नहीं करता कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो मैं खरीदता ही नहीं। अगर मैं कन्विंस्ड होता कि फेयरनेस क्रीम से गोरे नहीं होते तो मैं खरीदता भी नहीं, पर खरीदा मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जब मैंने उसको यूज किया तो पता चला कि वो एड में कुछ और ही था और रियल में कुछ और ही था। तो मेरा यूटिलिटी किस में कन्वर्ट नहीं हो पाया? सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। फिर यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट इजीली मेजरेबल। अब हम यूटिलिटी को गिन नहीं सकते। हालांकि अपने इकोनॉमिस्ट लोग जो है वो यूटिलिटी को गिनते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी को गिनने के दो तरीके हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। दो तरीके से यूटिलिटी को गिना जाता है। लेकिन बेटा यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग में रहता है। आप कोई चीज दिमाग में जो रहती है उसको गिनेंगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई, मम्मी ने पूछा बेटा कैसी लगी, तो आप कहेंगे मम्मी बहुत अच्छी लगी, या बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एकदम A1 थी, ऐसे आप जवाब देंगे। क्या आपको मम्मी ने पूछा बेटा सब्जी कैसी लगी, तो बोले मम्मी बहुत अच्छी। कितनी अच्छी? बोले 10 किलो अच्छी। तो आप यूटिलिटी को गिन थोड़ी सकते, है ना। जैसे किसी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, पति ने बहुत सोच के जवाब दिया 99%। पति पत्नी के हाथ में बेलन था, देखे मारा पति, बोले वो 1% में कौन है बताओ। बोले अब मेरे को बताओ बेचारा कितना अच्छा पति था, मतलब बीवी को 99% प्यार करता, मतलब डिस्टिंक्शन से भी ऊपर, मेरिट क्लास वाला प्यार। लेकिन प्रॉब्लम आ गई कि वो 1% में क्या गड़बड़ है तेरी, पहले तो वो बता, 99 तो हम निपटते बैठेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप गिनोगे कैसे? तो ये सब एहसास है, भावनाएं हैं, तो इनको गिनना पॉसिबल नहीं है। तो यूटिलिटी भी तो एक एहसास है ना, जो आपके दिमाग में रहता, तो आप उसको गिनेंगे कैसे? जैसे अपन एक आधी पिक्चर देख के आते, किसी ने पूछा कैसी थी, अपन क्या बोलते? अच्छी थी, पैसा वसूल थी, ऐसा बोलते हैं ना, अपन उसको गिन नहीं सकते। लेकिन जब अपन बोलते पैसा वसूल थी, तो अपन अपनी यूटिलिटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? पैसों से। मतलब यूटिलिटी यूजेस मनी एज अ मेजरिंग रॉड। मतलब यूटिलिटी को वैसे तो गिन नहीं सकते, लेकिन हम किसी चीज पे जितना पैसा खर्च करते, हम देखते कि उससे उतनी यूटिलिटी मिली क्या। अगर मिल रही है तो खर्चा चलता रहेगा, और जिस दिन लगेगा कि आपके खर्च किए गए पैसे के बराबर यूटिलिटी नहीं मिल रही, आप पैसा खर्च करना बंद कर देंगे। तो लिखा है कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट है, इनटेंजिबल है, लोगों के दिमाग में रहता है, इनविजिबल है। ये एक फीलिंग है, देयरफॉर कैनॉट बी मेजर कार्डिनली। कार्डिनली मतलब किसी चीज को नंबर में गिनना। जैसे हम आपको
टेस्ट चेक करके मार्क्स देते हैं। तो आपके एग्जाम में लिखी गई चीजों पे जो मार्क्स मिल रहे हैं वो कैसे है, कार्डिनल है। तो कार्डिनल मतलब आप किसी चीज को नंबर में गिन रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा आज आप कोई मिठाई खाना पसंद करेंगे, तो कौन सी पसंद करेंगे? तो आपने बताया कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, आपकी 5 फेवरेट मिठाई बताओ कौन सी है। तो आपने बताई कि सर हमको पहले रसगुल्ला पसंद है, फिर हमको रसमलाई पसंद है, फिर हमको काजू कतली पसंद है ना, फिर हमको गुलाब जामुन पसंद है, और कोई बंगाली मिठाई पसंद है। ठीक है, तो आपने ये 5 बता दिया। तो ये जो 5 आपने बताया ये ऑर्डिनल है। कैसा है? ऑर्डिनल। आपने ऑर्डर बताया कि मेरे को सबसे पहले ये पसंद है, उसके बाद ये पसंद है, उसके बाद ये पसंद है। ऑर्डर लगा दिया, तो ये हो गया ऑर्डिनल। और कार्डिनल यानी, तो मैंने बोला एक काम करो, इन सभी मिठाइयों को 10 में से मार्क दो। तो आपने बोला सर रसगुल्ले को 10 में से 10, रसमलाई को 10 में से 9, काजू कतली को 10 में से 8, गुलाब जामुन को 10 में से 7, बंगाली मिठाई 10 में से 6। तो आपने मार्क्स दे दिए। तो ये जो मार्क्स आप दे रही है क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट है। तो दो तरीके होते हैं, या तो ऑर्डिनल या तो कार्डिनल। तो बोला कि यूटिलिटी जो है उसको कार्डिनली मेजर करना मुश्किल है, मतलब आप आंकड़ों में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाके देखेंगे तो हम मार्शल की थ्योरी पढ़ेंगे, तो मार्शल ने अपनी थ्योरी में यूटिलिटी को आंकड़ों में ही एक्सप्रेस किया है। उनका मानना है कि यूटिलिटी को गिन सकते हैं। उनकी बात हम आगे जाके करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूटिलिटी को गिनना पॉसिबल है क्या? तो गिनना पॉसिबल नहीं है। तो लिखा है इट कैनॉट बी सेड दैट मारी बिस्कुट हैज 5 यूटिलिटी और गुड डे बिस्कुट हैज 10 यूटिलिटी। तो गिनेंगे कैसे? उसका कोई पैरामीटर नहीं है, और ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को कोई चीज पसंद नहीं आती। तो इसलिए बोला है कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। व्यक्ति बदल गया, यूटिलिटी बदल गई। जैसे कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसके लिए किताबों की यूटिलिटी ज्यादा रहेंगी। कोई कम पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए उसी किताब की यूटिलिटी कम रहेंगी। कोई सिगरेट पीने वाला है तो उसके लिए सिगरेट की यूटिलिटी ज्यादा रहेंगी। जो सिगरेट नहीं पीता उसके लिए सिगरेट की यूटिलिटी कम रहेंगी। तो यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से कैसा है? सब्जेक्टिव। पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो ये बात लिखिए कि चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। कोई चीज किसी को ज्यादा यूटिलिटी दे सकती है, तो वही चीज हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को यूटिलिटी ना दे। पढ़ने वाले बच्चे को किताबें ज्यादा यूटिलिटी देंगी, ना पढ़ने वाले को हो सकता है बिल्कुल भी यूटिलिटी ना दे। किसी ने अपने जिंदगी में अकाउंट अच्छे से पढ़ लिया, आगे जाके अकाउंटिंग का ही प्रोफेशन कर लिया, और उसी के भरोसे उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, तो उसके लिए अकाउंट सब्जेक्ट की यूटिलिटी बहुत है। किसी ने अपने जिंदगी में अकाउंट ढंग से पढ़ा ही नहीं, कहीं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी नहीं किया, तो उस व्यक्ति के लिए उस सब्जेक्ट की यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है? पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, हैबिट, सराउंडिंग, एज, ऑक्यूपेशन सब अलग है। घर में दादा दादी होंगे तो वो आस्था चैनल, संस्कार चैनल लगा के बाबा जी के प्रवचन सुनते, है ना। अब आपको लगता होगा कि यार ये प्रवचन सुन रहे कितना बोर करते, तो आपका टेस्ट अलग है ना। इस एज में आपको दूसरे तरह की चीजें पसंद आती, उनको दूसरे तरह की चीजें पसंद आ रही है। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। उसके बाद यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आप उसको कह सकते हैं। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बेटा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट रिलेटिव है। इसका मतलब यह है कि अभी गर्मी के दिन है, मैं बोला कि बेटा देखो ऐसा है, कल से क्लास में एंट्री तभी मिलेंगी जब आप स्वेटर पहन के आएंगे।
बिना स्वेटर एक को भी एंट्री नहीं मिलेंगी। तो आप बोलेंगे सर ये तो अजीब बात हो गई, क्योंकि अभी तो गर्मी है, तो अभी तो हम स्वेटर पहनेंगे तो पूरे पसीने से भीग जाएंगे। तो इसका मतलब वो स्वेटर जो आपको ठंडी के दिनों में बहुत अच्छा लगता, गर्मी आते ही उस स्वेटर से आपको चिढ़ होने लगती। क्यों होने लगती? क्योंकि आपकी यूटिलिटी किस पे डिपेंड हो गई? तो आपकी यूटिलिटी किसी चीज पे डिपेंड हो गई जो यहाँ मौसम है। तो इसका मतलब यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है? रिलेटिव है, सिचुएशन के साथ चेंज होगा। जैसे एग्जाम जैसे जैसे पास में आती है, वैसे वैसे नोट्स की यूटिलिटी बढ़ने लगती है। मतलब साल भर आपकी किताबों का दम घुटता है, किताबें बोलती है यार मेरे को खोल, मैं भी तो थोड़ी सांस ले लूं, लेकिन आप खोलते ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है, आप उन किताबों के पन्ने पलटाने लगते हैं। तो किताबों की यूटिलिटी कब बढ़ गई? जब एग्जाम पास में आई। तो यूटिलिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। देखिए, ज्यादातर फूलों की दुकानें कहाँ मिलती है आपको? ज्यादातर फूलों की दुकानें कहाँ मिलती है, न किस एरिया में? मतलब स्कूल कॉलेज के पास फूलों की दुकान होती है, कहाँ होती है? मंदिरों के आसपास होती है। तो इसका मतलब यह है कि फूलों की यूटिलिटी भी रिलेटिव है ना, उसकी यूटिलिटी कहाँ है? मंदिर के पास है। तो लिखा है कि यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है? तो बोला यूटिलिटी टाइम और प्लेस पे डिपेंड करती है, यानी समय के साथ किसी चीज की यूटिलिटी बदलती है। अभी हमने क्लास में एसी लगाया, अच्छा लग रहा, ये ठंडी के दिनों में लगाते तो अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मतलब यूटिलिटी समय पे डिपेंड है, यूटिलिटी जगह पे भी डिपेंड है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो चौक की यूटिलिटी है, उसके अलावा चौक की क्या यूटिलिटी है? कुछ भी नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। तो किसी किसी चीज का महत्व किसी किसी जगह पे होता है। एक आधा डॉक्टर है, दवाखाने में बैठता है तो वो अपना स्टेटिस तो लगा के बैठता है, लोगों को चेक करना है। किसी शादी में जाता है तो भी लगा के जाता है क्या? नहीं ना। तो उसकी यूटिलिटी सिर्फ कहाँ तक है? उसके क्लिनिक तक है। तो प्लेस यूटिलिटी भी होती है। तो लिखा है कि वाटर प्यूरिफायर का यूज बरसात के दिनों में ज्यादा होता है, क्योंकि तभी गंदा पानी ज्यादा आता है, या तभी पानी से बीमारियां ज्यादा होती है। रूम फ्रेशनर हैज मोर यूटिलिटी इन बाथरूम एज कंपेयर टू ड्राइंग रूम। तो हर चीज की एक जगह है, वहां उसकी यूटिलिटी रहेंगी। फिर बोला है कि यूटिलिटी मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज मतलब एक चीज और उसके उपयोग अनेक। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने घर के पंखे ट्यूबलाइट चला लो, लेकिन जब खाना बनाना होता था तो हम गैस यूज करते थे। अब अगर गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो लोग क्या कर रहे हैं? इंडक्शन वाली गैस ला रहे हैं, है ना, कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चले। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया? मल्टीपर्पज यूज किया। ये इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में भी काम आती है, घर में भी काम आती है। ये इलेक्ट्रिसिटी रेलगाड़ी भी चलाती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी पागल को शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकता है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसी है? मल्टीपर्पज है, चीज एक है लेकिन उसके उपयोग अनेक हैं। तो लिखा है कि कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। एक से ज्यादा लोगों की इच्छा पूरी हो रही है, या एक चीज आपकी कई इच्छाएं पूरी कर रही है। जैसे मोबाइल है, उससे उस पर आप बात भी करते हो, उससे आप फोटो भी खींचते हो, उस पर आप टाइम भी देख लेते हो, उसमें आप अपना कोई डेटा भी सेव करके रख सकते हो, उससे आप इंटरनेट असेस कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो। तो एक मोबाइल आपको क्या कर रहा है? मल्टीपर्पज यूज में आ रहा है। तो इट कैन ऑल्सो बी पुट इन सेवरल यूजेस। तो दोनों मीनिंग है कि एक चीज है जो एक से ज्यादा लोगों की इच्छा पूरी कर रही है, और एक चीज है जो आपकी कई सारी इच्छाओं को एट ए टाइम पूरा कर रही है। तो यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब चीजों की यूटिलिटी कैसी है? मल्टीपर्पज है। उसके बाद है यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे? इंटेंसिटी ऑफ वांट पे। इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब होता है बेटा इच्छा की तीव्रता। आपकी इच्छा कितनी इंटेंस है, उस पर यूटिलिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे क्लास के गेट पे पानी बेचने के लिए रखा, 20 रुपए बोतल। कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे की क्लास को आ रहे हैं, और ज्यादातर लोग पानी की बोतल अपने साथ में घर से ला ही रहे हैं।
तो यहाँ उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन आप मई के महीने में ट्रेन से कहीं लंबा सफर कर रहे, 2 दिन का सफर है आपका कंटिन्यूअस, और मई का महीना, तपती धूप, आपके पास का पानी खत्म हो गया। अब आप सिर्फ दुआ कर रहे कि ये सुपर फास्ट ट्रेन है, आप सीधे 6 घंटे बाद रुकेंगी, तो कोई भैया पानी की बोतल लेके आ जाए। और कोई वेंडर आ गया पानी की बोतल लेके, और उसने बोला 30 रुपए की बोतल है, आप उसको 30 रुपए भी देने को तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वांट बहुत हाई है। तो यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो लिखा है कि द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट, मोर इंटेंस वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। वांट जितनी इंटेंस रहेंगी, यूटिलिटी उतनी ज्यादा। आपकी किताबें, आपके नोट्स, आपके अकाउंट का रजिस्टर, इन सब की यूटिलिटी एकदम से कब बढ़ेंगी? एग्जाम के समय। तो तब आपका इंटेंसिटी ऑफ वांट कैसा है? ज्यादा है। तो एज एंड व्हेन अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन, यूटिलिटी डिमिनिश। अर्जेंसी कम हो गई तो यूटिलिटी कम, यानी पहली बोतल आपने पानी की 30 रुपए में खरीद ली, आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई, तो आप दूसरी बोतल के लिए उससे बार्गेन कर सकते हो, लेकिन पहले के लिए तो आप बार्गेन नहीं करेंगे। तो लिखा है कि नोट्स की यूटिलिटी एग्जाम के समय में ज्यादा इंटेंस होती है। उसके बाद में यूटिलिटी ऑफ अ फैन इज हाई, जब गर्मी का सीजन हो तब आपको पंखा, एसी, इन सब चीजों की यूटिलिटी महसूस होती है। तो बेटा आप देखिए, इस क्वेश्चन में 10 पॉइंट है। अब यहाँ पे ना इस बुक में हर क्वेश्चन में जो पॉइंट है उसके निमोनिक बना के दिए है। लेकिन निमोनिक के साथ एक समस्या क्या है कि मान लो इस पूरी बुक में 100 क्वेश्चन है, कितने निमोनिक हो गए? 100। तो 100 निमोनिक याद रखना भी तो एक कलाकारी है, फिर तो हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक बात है कि ये निमोनिक वगैरह उतने ज्यादा काम नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आप पहली दूसरी बार में राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो। जैसे आपने एक बार ये 10 हेडिंग पढ़ लिए, है ना, देन आपने अपने रजिस्टर पे ये फॉर्मूला लिखा, फीचर्स यूडी। अब इसमें हर एक अल्फाबेट से एक फीचर शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होने वाले फीचर को लिख के देखने की कोशिश करनी है। ये केवल एक आपके मदद के लिए है ना, या फिर आप अपने तरीके से भी उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे 10 फीचर है, तो बेटा 10 में से 3 फीचर तो अलग ही कर दो, वो डिस्टिंग्विश वाले हैं, है ना। यूटिलिटी वर्सेस यूजफुलनेस, यूटिलिटी वर्सेस प्लीजर, और यूटिलिटी वर्सेस सेटिस्फेक्शन। तो इसका मतलब 3 तो आपको ऐसे ही याद हो गए। अब बचे 7, तो उन 7 को आप और कोई दूसरा क्राइटेरिया लगा के याद करो। तो आप ये देखो कि उसमें पर्सन से रिलेटेड कुछ फीचर्स है। जैसे कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना। तो आपको पर्सन से रिलेटेड इसमें एक ये मिल गया कि यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक। फिर एक आपको ये मिल गया कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है? रिलेटिव। और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है नॉन मेजरेबल। ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं व्यक्तियों से रिलेटेड है। जैसे हम जो फील करते हैं उसको गिन नहीं सकते, हम जो फील करते हैं दूसरा भी वही फील करे, ये जरूरी नहीं है, ये रिलेटिविटी हो गई। और एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इनटेंजिबल है, रिसाइड्स इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट वाला पॉइंट यहाँ थोड़ा अलग हेडिंग में दिया है। तो हो गया, आपको 6 तो याद ही हो गए। अब बचे 4, तो वो 4 आप दिमाग में रख लो कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है? इथिकली न्यूट्रल, मोरली कलरलेस है। फिर यूटिलिटी किसका बेस है? तो यूटिलिटी डिमांड का बेस है। फिर यूजफुलनेस वाला हो गया, मेजरमेंट वाला हो गया, सब्जेक्टिव वाला हो गया, रिलेटिव वाला हो गया, प्लीजर वाला हो गया, सेटिस्फेक्शन वाला हो गया। फिर यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पज। और यूटिलिटी जो है इसको भी आप पर्सन वाले में डाल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वांट भी किसकी होती है? व्यक्ति की। तो उसमें ही आप इसको जोड़ सकते हैं, इंटेंसिटी वाले पॉइंट को। तो बेटा इस तरीके से आपको ना याद करना है कि जब भी आप कोई चीज याद करो
तो उसका कुछ क्राइटेरिया बना लो कि मेरे को 10 पॉइंट याद करने हैं, तो मैं कैसे याद करूंगा? तो 3 मैंने याद कर लिया कि वो डिस्टिंग्विश वाले हैं, 4 मैंने निकाल लिए कि पर्सन के बिहेवियर को दिखा रहे कि यूटिलिटी मेरे दिमाग में है, यूटिलिटी किसी चीज की मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, यूटिलिटी को मैं गिन नहीं सकता हूँ, और यूटिलिटी मेरी इंटेंसिटी पे डिपेंड है। तो ये तो सीधे सीधे पर्सन से रिलेटेड 4 फीचर हो गए, 3 डिस्टिंग्विश वाले हो गए, 7 पॉइंट भी एग्जाम में याद आ गए तो किल्ला फतेह हो गया अपना, 10 आ गए तो बहुत ही अच्छा। अब पेपर में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, दूसरा इसी में से डिस्टिंग्विश निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश मिल रहा है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस में क्या अंतर है। अब इकोनॉमिक्स में डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, और बेटा बोर्ड की गाइडलाइन ये है कि बच्चों को सिर्फ 2 ही करेक्ट पॉइंट लिखने हैं। अगर बच्चे ने 2 करेक्ट पॉइंट लिखा उसको 2 में से 2 मार्क दे दिए जाए। तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट मिल रहे हैं। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है 90 मार्क्स प्लस जिनको अचीव करना है, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 3-4 पॉइंट लिखे। अदरवाइज बोर्ड की गाइडलाइन के हिसाब से चले तो कितने पॉइंट सफिशिएंट है? 2 पॉइंट सफिशिएंट है। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस में डिस्टिंग्विश है। फिर यहां आप देखेंगे यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में डिस्टिंग्विश दिया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 डिस्टिंग्विश आ गए। अब आप पीछे जाइए, मतलब इधर में आपका चैप्टर है और पीछे में इसी चैप्टर के क्या दिए हैं? एमसीक्यू दिए हैं। तो आप वो एमसीक्यू वाले सेक्शन पे जाइए, इंडेक्स में पेज नंबर देख लो, उसका इंडेक्स में पेज नंबर दिए हैं, और उस पेज नंबर को रिफर करते हुए आप एमसीक्यू वाले हिस्से पे पहुंच जाइए। पहुंचे? कितना है पेज नंबर? 219, 196? अच्छा, अलग अलग है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। पहुंच गए क्या सब लोग यहाँ पर? चलो अब जरा ध्यान दो। अब आपको इस सेक्शन में, और ये ध्यान में रखिए कि ये सेक्शन अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे कोई नई बात नहीं है, हमने जो उधर पढ़ा उसी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, कॉन्सेप्ट एक भी नया नहीं मिलेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन नए मिलेंगे। और बेटा यही वो सेक्शन है जहां से इकोनॉमिक्स का कितना पेपर कवर होता है? 60%। मतलब 20% कवर होगा उधर से, 40% उधर से कवर होगा और 60% इधर से कवर होगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग। अब बेटा असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, बच्चों को ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो सॉल्व करने में सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है। अच्छा, एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने हैं? जैसे आप घर पे एमसीक्यू पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो ऐसे मत पढ़ना। ऐसे मैक्सिमम बच्चे कैसे एमसीक्यू करते पता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहले का, गए नीचे, पहले का सी, हाँ ले रहे भाई, पहले का सी मारा टिक, ऐसी पढ़ाई करते है ना। हमारे कुछ सीए वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स का पेपर एमसीक्यू है, तो हमारे सीए वाले बच्चे ऐसा समझ रहे कि एमसीक्यू है तो हम बजरंग बली का नाम लेके टिक मार के आ जाएंगे और पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना। तो एमसीक्यू की पढ़ाई ऐसे नहीं करनी है। तो कैसे करनी है? तो आपको खुद के मन से सॉल्व करके देखना और बाद में आप उधर पीछे जाके उसके आंसर मैच कीजिए। पहले खुद से देखिए कि आपको कितना जम रहा, उससे आपकी सोच डेवलप होंगी। तो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करना है? पहली स्टेप, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उन 2 स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, यह आइडेंटिफाई कर लो। तो दिया है कि अ नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट वेजिटेबल, एक चाकू है और उसमें ये यूटिलिटी है कि उससे सब्जियां काटी जा सकती है।
एंड इट कैन बी हार्म समवन, किसी का मर्डर भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। फिर दूसरा है रीजनिंग दिया। असर्शन यानी मैंने एक स्टेटमेंट बोला, और रीजनिंग यानी मैंने जो स्टेटमेंट बोला मैं उसका आपको क्या बता रहा हूं, रीजन बता रहा हूं। तो बोला कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव मतलब अभी पढ़े ना अपन ने। सब्जेक्टिव मतलब विच चेंजेस पर्सन टू पर्सन। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। हाँ, रिलेटिव मतलब विच चेंजेस विथ प्लेस एंड टाइम। तो जब प्लेस एंड टाइम के संबंध में कोई चीज बदले तो कैसी है, रिलेटिव। पर्सन टू पर्सन बदले तो कैसी है, सब्जेक्टिव। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ट्रू या फॉल्स? यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना, कि यूटिलिटी है सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। अब बेटा अगर दोनों भी ट्रू है तो आपको इसको बिकॉज लगा के पढ़ना है। क्या बोल रहा हूं, अगर दोनों ट्रू है तो बिकॉज लगा के पढ़ना है कि दोनों का असर्शन और रीजनिंग मैच होता है क्या। तो मैं बोल रहा हूं कि एक चाकू वेजिटेबल काटने वाली लेडी के लिए भी काम का है, और वही चाकू एक मर्डरर के लिए भी काम का है, क्योंकि चाकू की यूटिलिटी कैसी है, सब्जेक्टिव है। तो यहां पे जो असर्शन है और उसका रीजन है, ये एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो पहला सेंटेंस दिया है, दूसरा सेंटेंस उसका लॉजिकल रीजन है कि नहीं है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, सब्जेक्टिविटी का मतलब है पर्सन टू पर्सन चेंज होना। तो घर में सब्जी काटने वाली औरत के लिए चाकू की यूटिलिटी है सब्जी काटना, और एक गुंडे के लिए चाकू की यूटिलिटी क्या है, लोगों का मर्डर करना। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी चेंज हो रही। तो पहला सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस प्रॉपर रीजन है कि नहीं है, है। तो फिर आपको ऑप्शन दिए हैं। क्या दिया है, पहले में दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर ऐसा कुछ होता ट्रू फॉल्स तो हम बिकॉज लगा के देखते भी नहीं। फिर ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ऐसा भी होता तो हम बिकॉज लगा के नहीं देखते। तो ये तो इलिमिनेट हो गए। ए और आर दोनों भी ट्रू है, तो है हमारे पास। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ये जो आर है, ये जो रीजनिंग है, ये ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले में बोला है कि दोनों ट्रू है पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई क्या बात समझ में? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सी। अब नीचे गए बेटा, नीचे में पहले का आंसर क्या दिया है, सबके इसमें डी दिया है, गलत है ना, सही करो उसको। पहले का सी। तो समझे ना, आपको दिमाग लगा के काम करना है, आपको बिना दिमाग लगाए काम नहीं करना है। एमसीक्यू करोगे तो एमसीक्यू सोच के करो, एमसीक्यू बिना सोचे मत करो। फिर थोड़ा आगे जाओ। बेटा देखो, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। एक लाइन दे देंगे और बोलेंगे इस लाइन में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो पहचानो, और उस कॉन्सेप्ट को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करो। तो जैसे ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। तो ललिता को एक एसे लिखना था, तो उसने पेन ली, नोटबुक ली और एसे को लिख दिया। मतलब इस कॉन्सेप्ट में किसकी यूटिलिटी बताई गई, पेन और नोटबुक की यूटिलिटी बताई गई। किसके लिए बताई गई, स्टूडेंट के लिए बताई गई। तो इसका मतलब इस लाइन में कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, यूटिलिटी। तो आपको सेंटेंस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, और फिर 2 लाइन में वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें से निकलेंगे।
फिर बेटा एक ये इसमें अभी ऐसा कोई आया नहीं, पर एग्री और डिसएग्री आपको आता है 4 मार्क का। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, यूटिलिटी इज मोरली कलरलेस, तो आप क्या कहेंगे? एग्रीड। और उसके सपोर्ट में आंसर देंगे कि यूटिलिटी केवल एक वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, जो गुड वांट को भी सेटिस्फाई कर सकती है, बैड वांट को भी। और यूटिलिटी में हम मोरालिटी के बारे में नहीं सोचते। सिगरेट में भी यूटिलिटी है, किताबों में भी यूटिलिटी है, मिल्क में भी यूटिलिटी है, लिकर में भी यूटिलिटी है। तो हमारे हिसाब से हर वो चीज जो किसी के काम आ रही है उसमें क्या है? यूटिलिटी है। तो 4 मार्क का ये। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे इस पे से क्वेश्चन के आंसर दो, टेबल दे देंगे, बोलेंगे उस पे से ग्राफ बनाओ। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन पे हम लोग कल आने वाले हैं। तो फिलहाल घर पे जाके इसको पढ़िएगा, बाकी कर लेंगे।